हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बात करी थी कि आरबीआई के पॉलिसी के बाद क्या स्टॉक मार्केट सस्टेन कर पाएगा, बुलिश रहेगा। लेकिन बुलिश नहीं रह पाया और स्टॉक मार्केट जो है वहीं पर अटक गया है। अब हम कोशिश करते हैं एक बार बताने की कि आरबीआई की पॉलिसी इतनी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव क्यों नहीं रही। राइट, और ऑल ओवर इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, ये कॉन्क्लूड करने की कोशिश की है मैंने। बाकी एक कुछ एनालिसिस करके रेपो रेट जो है वो आपके 6.5 जो जनवरी में था अब की, और जून के बाद हमारा जो है वो 5.5 की बात हो रही है। इसके बाद भी थोड़ा सा कट हो सकता है, जो कि 5 के आसपास आ सकता है जून के बाद। तो यानी कि 1% से भी ज्यादा का फायदा हुआ है लोगों को, 1% के आसपास का तो फायदा है ही। और लास्ट में जाते जाते अच्छा खासा फायदा हो सकता है, जो कि 1.5% तक भी जा सकता है। अगर हम ग्रोथ देखें अपनी जीडीपी की, इन्फ्लेशन, रेपो, रिवर्स रेपो, तो ये अच्छा पॉजिटिव ही रहा, अकोमोडेटिव ही रहा। राइट, इंडियन मार्केट में इसका जो हीट मैप की बात करेंगे, इंडियन मार्केट में अच्छा खासा रिस्पॉन्ड हुआ है, ग्लोबल मार्केट में इतना ज़्यादा नहीं हुआ। ग्लोबल मार्केट में बल्कि सिनेरियो खराब होता जा रहा है। और मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो जो पीक रेट था वो 6.5 पे था, जो कि फोर्थ क्वार्टर 2024 में दिखा रहा था, और फिर फर्स्ट क्वार्टर में ये 6 हो गया, फिर सेकेंड क्वार्टर में 5.5 हो गया, और अभी एक्सपेक्टेड है 0.2, एटलीस्ट 25 बेसिस पॉइंट और कम हो सकता है। राइट, अगर हम 5 भी नहीं कह सकते तो एटलीस्ट 0.5, या नहीं तो 20.25% बेसिस पॉइंट और ज्यादा कम हो सकता है। राइट, तो 5 के आसपास, हम 5 से 5.25 के तक काउंट करके चलते हैं। इकोनॉमिक की बात करें तो सीपीआई का इन्फ्लेशन डेटा जो है वो 4.2% हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग जो है 25% इंक्रीज हुए हैं, उसकी वजह से लिक्विडिटी आई है और सरप्लस भी बढ़ा है। ट्रांसमिशन में अगर हम इसको फ्लो चार्ट के थ्रू बताना चाहें तो आरबीआई कट रेट कट किया, फिर बैंक लेंडिंग रेट्स डिक्रीज हुए, उसकी वजह से बिजनेस इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ी है काफी अच्छी खासी, और कंज्यूमर लोन्स कम हुए हैं, डिमांड बढ़ी है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ी है इसकी वजह से। राइट, तो स्टॉक मार्केट में इसका परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? फिलहाल निफ्टी जो है वो 26 टच करके आया था, उसके हिसाब से 8.2% का नेगेटिव सिनेरियो दिखा रहा है। और सेंसेक्स भी जैसे कि हाई मार के आया था, उसके बाद 7.8% नेगेटिव दिखा रहा है। लेकिन यहाँ बैंक निफ्टी नहीं है, बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने हाई पे चल रहा है। राइट, एस एन पी के एस एन पी की बात करेंगे और नस्दाक की बात करेंगे तो ये प्लस में ही है फिलहाल। सेक्टोरियल में देखेंगे तो पोस्ट आरबीआई की पॉलिसी पे, तो बैंकिंग सेक्टर में 3.25% टू 3.25% हुआ है ये, बट हमने 3.2% ही लिया है। रियल एस्टेट में 5.8% है, इंफ्रास्ट्रक्चर में 2.4% है, आईटी सर्विसेज में माइनस में रहा है, एफएमसीजी में कोई इसका चेंजेस नहीं आया, और ऑटो में थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, 1.5% का पॉजिटिवनेस आया है। फार्मा में भी कुछ खास नहीं आया है, मेटल्स नेगेटिव हुए हैं। राइट, नेगेटिव इन द सेंस गोल्ड तो बढ़ रहा है, यू नो वेरी वेल, लेकिन गोल्ड का बढ़ना क्या हमारे मार्केट के लिए अच्छा होता है? नहीं। इसीलिए राइट, गोल्ड और सिल्वर, सिल्वर आपका 36 पहुंचा हुआ है, 36.7 है, और गोल्ड भी आपका 3350 के ऊपर ही है। राइट, पर ऑन्स अपसाइड में ही है। ये डॉलर्स की बात कर रही हूँ मैं, जो investing.com दिखाता है। राइट, वैल्यूएशन अगर हम देखें उसके बेसिस पे, पी रेशो जो है 19.2 से बढ़ा है, टाइम्स बढ़ा है, और पीबी रेशो जो है वो
3 टाइम्स बढ़ा है, डिविडेंड यील्ड 1.8% बढ़ी है, और मार्केट का कैपिटल जीडीपी जो है 105% बढ़ा है इनकी वजह से टोटल। ग्लोबल मार्केट कोरिलेशन देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट का जो परफॉर्मेंस रहा है, इंडिया का 1% कोरिलेशन रहा है, और यूएस मैट्रिक्स में मार्केट्स में अगर हम देखेंगे तो यूएस मार्केट का सबसे कम कोरिलेशन निकल के आ रहा है, जबकि इंडिया मार्केट का सबसे ज्यादा कोरिलेशन है। राइट। कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस फैक्टर्स देखेंगे तो फेडरल रिजर्व के जो हाई सबसे हाई में रहा, और एक ऑयल प्राइसेस जो है वो भी थोड़ा सा हाई रह सकता है। डॉलर्स की स्ट्रेंथ अभी भी हाई चल रही है, जो कि हम 81 के ऊपर काउंट करेंगे तो हाई ही मानेंगे उसको, जब तक वो 80 के नीचे नहीं पहुंच जाता है। राइट। आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। एफआईआई का फ्लो पैटर्न देखें तो लास्ट 6 मंथ्स में काफी अच्छा इन्होंने जो है काफी अच्छा खासा सेलिंग करी है, और इस साल भी, इस महीने भी ये सेलिंग पे ही आ रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं एफआईआई वाले, और सेलिंग ज्यादा कर रहे हैं, अभी तक यही मार्केट में आया है। अगर हम रिस्क एडजस्टमेंट की बात करें तो अभी फिलहाल बिलो एवरेज ही है। और सेक्टर वाइज इसका इम्पैक्ट देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में ऑफ कोर्स बहुत अच्छा रहा है, तो हमने स्कोर इसको बहुत अच्छा दिया है, 9.2%, 2 का स्कोर दिया है 10 में से। राइट। देना तो चाहती थी 10 आउट ऑफ 10, बट फिलहाल नहीं दे सकते। ये रीजंस आपके पास सामने लिखे हुए हैं, क्योंकि एक्सपेंशन हुआ है, क्रेडिट ग्रोथ एक्सिलरेट हुआ है, और एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ है। राइट। रियल एस्टेट में इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, बट 8.5 का हमने स्कोर दिया है, क्योंकि होम लोन के रेट रिड्यूस हुए हैं, और उसकी वजह से हाउसिंग को थोड़ा सा बूस्ट मिली है, और 25% डिमांड बढ़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर विजिबिलिटी वायबिलिटी भी थोड़ा सा इम्प्रूव हुई है। आईटी में इसका हमने कुछ ज्यादा खास नहीं दिया है, बट 6 का स्कोर दिया है, क्योंकि ग्लोबल डिमांड जो है वो चैलेंजिंग होती जा रही है, करेंसी का इम्पैक्ट हो रहा है। वो तो खुद ज्यादा नहीं, 85 हम काउंट करके चल रहे थे कि 85 के अंदर आना चाहिए, ये नीचे आना चाहिए, 82 के आसपास आना चाहिए फिर से, बट नहीं आया, इसलिए हमने न्यूट्रल ही दिया है। डोमेस्टिक ग्रोथ जो है मार्केट का वो थोड़ा सा पॉजिटिव ही है आगे आने वाले लंबे टाइम के लिए। एफएमसीजी की बात करें और कंज्यूमर्स की बात करें तो इसमें कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, 5.8 का हमने स्कोर दिया है, क्योंकि रूरल डिमांड रिकवरी जो है वो बहुत स्लो चल रही है, अर्बन कंजप्शन जो है वो स्टेबल ही है, और इनपुट कॉस्ट प्रेशर जो है वो मॉडरेट है, बहुत अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा रेड में इसीलिए करा है क्योंकि मॉडरेट है। अगर इम्पैक्ट की बात करें तो इमीडिएट के केसेस में 3 मंथ्स के अंदर हम बात करेंगे तो 65% का इम्पैक्ट दिखेगा आपको। मीडियम टर्म में यानी कि 3 to 12 मंथ्स की बात करेंगे तो 80% का आपको इम्पैक्ट दिखेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए 85% का इम्पैक्ट आपको दिखेगा। निफ्टी जो है करेंटली अभी 22,100 ये एवरेज काउंट करा है। राइट। तो 25,000 अभी जो चल रहा है, निफ्टी 25,100 के पास चल रहा है, और ये इसने एवरेज आउट लिया है, पूरे साल का एवरेज किया है, इसीलिए हमने ये डेटा लिया है। ठीक है। मूविंग एवरेज 50 के, 100 के, 100 डीएमए के, और 200 डीएमए के एवरेज लिया है। अभी 25,000 के ऊपर ही चल रहा है, 25,100, जब तक निफ्टी जो है 25,000 के नीचे नहीं आ जाता है तब तक अच्छा ही है, और अगर 25,000 के नीचे आ जाता है, जो कि 24,000, और मंथली क्लोजिंग जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव ही बन के आ रही है, जैसे कि बैंक निफ्टी ने नेगेटिव दे ही दिया है, बैंक निफ्टी ने इतना ज्यादा नेगेटिव देने के बाद
आपका जो डिटेल, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आप खुद चेक कर लीजिएगा। अभी मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं लगाया हुआ है, तो बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा नेगेटिव पैटर्न बन रहा है, क्योंकि ऊपर से रिजेक्शन फेस किया, 56,800 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, और 800 के ऊपर टिक नहीं पा रहा है, हम ये कहेंगे। राइट। तो अभी फिर से वापस से 50,000 के लेवल तक आ सकता है वो। राइट। नेक्स्ट मंथ तक आपके पास ये 50,000 के लेवल तक आना चाहिए, समवेयर 51,000 52,000 के बीच में रहना चाहिए। राइट। और निफ्टी भी 24,000, 23 और 24,000 के बीच में रहना चाहिए। तो ठीक रहेगा, और कंसोलिडेट वही करना चाहिए। सेंसेक्स की बात करेंगे तो सेंसेक्स में भी एक डब्लू पैटर्न बनाने के लिए इसमें 74,000 तक वापस से जा सकता है, जो कि अभी जो है 82,300 का लेवल चल रहा है, 3 से 400 का लेवल चल रहा है। राइट। ग्लोबल कमोडिटी करेंसी का इम्पैक्ट देखेंगे तो 60 से 70% क्रूड ऑयल इम्पैक्ट कर रहा है, जो कि पॉजिटिव ही है, 60 से 70 के बीच में ही रहता है तो। और अभी 64 65 का ही रेट चल रहा है। राइट। और 80 के ऊपर जाता है तो थोड़ा सा खराब हो जाएगा। गोल्ड आपका 33,000 का चल रहा है, 33,050 के ऊपर जब तक रहेगा तब तक तो थोड़ा सा खराब ही है मार्केट के लिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का देखेंगे तो यूएसडी आईएनआर 85 के ऊपर है, जब तक 85 के ऊपर रहेगा वो थोड़ा सा खराब ही रहेगा। राइट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का देखेंगे तो हाई इम्पैक्ट है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, जैसे कि अभी बात करी थी, चाइना रेयर की भी बात करी थी, तो फिलहाल इंपोर्ट हम कम करते जा रहे हैं और एक्सपोर्ट हम उस पे इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि और लोग हमसे एक्सपोर्ट लें। पहले हमारे जो लोकल मार्केट है उस पे सब फोकस करेंगे, उसके बाद एक्सपोर्ट पे फोकस करेंगे। आईटी की सर्विसेज ऑलरेडी एक्सपोर्ट में जा रही है, जो कि 80% रेवेन्यू जनरेट कर रही है। फार्मास्यूटिकल जो है 65% एक्सपोर्ट रेवेन्यू जनरेट कर रही है, और टेक्सटाइल 55% कर रही है। मेटल्स फिलहाल कम कर रहे हैं, इनफैक्ट हम इंपोर्ट जो है वो हम धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। मेटल्स का इंपोर्ट जो है वो 45% फिलहाल डिपेंडेंट है, केमिकल्स का 60% और इलेक्ट्रॉनिक्स का 75%, ये सबसे ज़्यादा है। ऑयल और गैस तो आपको पता ही है 100% हम इंपोर्ट ही करते हैं। तो क्रूड ऑयल इसीलिए कह रही हूँ, क्रूड ऑयल जब तक 60 से 70 के बीच में, तो हमारे मार्केट के लिए थोड़ा सा ठीक है। अगर 80 के ऊपर जाता है तो हमारे मार्केट के लिए खराब हो जाता है, क्योंकि टोटल इंपोर्ट हम वहीं से निकालते हैं। राइट। टोटल इंपोर्ट ही करते हैं हम। सेंट्रल बैंक की पॉलिसी की बात करें तो फ्लो ट्रैकर की हाई इम्पैक्ट जो है वो फेड का रेट दे रहा है, उसके वजह से हम बहुत ज़्यादा अच्छा खासा इम्पैक्ट हो रहा है। ईसीबी रेट जो है 3.75% हो गया है, जो कि तो ठीक है। और बाकी के लो रेट है। राइट। अगर हम इसको शॉर्ट टर्म में देखेंगे मार्केट को, तो वॉलेटिलिटी अभी हाई होने वाली है। लास्ट आपके जुलाई में भी इंडिया विक्स को भी आप कंसीडर करिएगा, जो कि 14 के पास आ गया है, बिल्कुल एग्जैक्टली 14 के पास आ गया है। अगर ये 12 के भी नीचे चला जाता है तो आपको जो दायरे हैं आपके वो कम होते चले जाएंगे, और आपके रिस्क जो है, रिस्क फैक्टर भी कम होते चले जाएंगे। अपॉर्चुनिटी भी सेलेक्टिव रहती है, रिस्क लेवल भी एलिवेटेड रहेंगे आपके। राइट। मीडियम टर्म की बात करेंगे 18 मंथ्स की, 1 से 1.5 साल तक की, तो वो थोड़ा सा अच्छा ही है, पॉजिटिव है। राइट। और 1.5 से 1.5 साल से ऊपर की बात करेंगे तो बहुत अच्छा मार्केट रहेगा। तो इसीलिए कह रही हूँ मैं, जब जब मार्केट नीचे जा रहा है, आपके जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं आप थोड़े थोड़े खरीद के रख लीजिए। राइट।
बैंकिंग का ओवरनाइट हम देखेंगे तो अ, इतना ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ है, अ, जो कि 3% और न्यूट्रल ही है। सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो फिलहाल 4.8 है, और यूएसडी आईएनआर 84 के ऊपर ही है। फिलहाल एफआईआई का जो फ्लो है वो 2 बिलियन मंथली पॉजिटिव ही है, और एवरेज आउट करेंगे तो, और फिलहाल माइनस में 1.5 है। तो यानी कि एफआईए को काफी फ्लो बढ़ाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, राइट। ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो फिलहाल एवरेज आउट करेंगे तो 70 के पास ही है। रिस्क हमारे क्या क्या रहेंगे इसमें, हमें वो डाइवर्सिफाई करने पड़ेंगे। रिस्क जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। क्वालिटी पे फोकस करना होगा, लिक्विडिटी जो है उस पे फोकस करना होगा। उसके लिए स्कोर्स दिए हैं अभी फिलहाल, जो डाइवर्सिफिकेशन में 9 है, क्वालिटी पे 8 है, और लिक्विडिटी पे 7 है। पोजीशन फिलहाल हमने ये कैलकुलेट करी है अपने हिसाब से, राइट। अगर हम अर्ली वार्निंग्स की बात करें तो ग्रीन जोन जो है वो ठीक ही रहता है, ऑल क्लियर रहता है, और येलो जो है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आने की जरूरत है। ऑरेंज जोन जो है वो चैलेंजिंग हो जाता है, और रेड जोन तो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी एग्जिट जिसे कहते हैं वो करना चाहिए, राइट। पॉलिसी की जो इफेक्टिवनेस आई है मार्केट में वो हम इसको स्कोर दिया है हमने 7.5 का, मार्केट के ट्रांसमिशन में 6 का, सेक्टर बेनिफिशियरी में 9 का, और जैसे फाइनेंस सेक्टर को बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है इस तरीके से। ग्लोबल कोरिलेशन हमने निकाला है 7.2 को, 2 का स्कोर, और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है वो 6.5 रहा। मार्केट का पोजीशनिंग जो है वो काफ़ी अच्छा रहा, राइट। और अगर हम एक्शन प्लान की बात करें तो अभी हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, तो हमें मॉनिटर करना चाहिए Q1 का अर्निंग अनाउंसमेंट्स, सारे जितने भी हैं, आरबीआई की ट्रांसमिशन इफेक्टिवनेस, और रिव्यू करें पोर्टफोलियो को। शॉर्ट टर्म में 3 मंथ्स में अगर आप कैपिटलाइज कर रहे हो या रेट सेंसिटिव जो है अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो तो वो कर सकते हो आप। एफआईए का फ्लो पैटर्न ट्रैक करना होगा, वो बहुत ज़रूरी है। मॉनसून का इम्पैक्ट रूरल डेवलपमेंट में हो सकता है, वो डिमांड लेके आ सकता है। और ग्लोबल इकोनॉमिक जो है रिकवरी पैटर्न एक आ सकता है, जो कि थोड़ा लेटर ऑन आएगा, जरूरी नहीं है अभी आ जाएगा, राइट। फैक्टर्स हम कंसीडर कर सकते हैं, क्वालिटी स्टॉक सिलेक्शन हम कर सकते हैं, टाइमिंग और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, उसकी वजह से मैक्रो अवेयरनेस रखनी बहुत ज़रूरी है, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, राइट। तो फिलहाल ये मेरा डेटा सोर्सेस रहे हैं। आरबीआई की वेबसाइट स्टॉक एज पोर्टल है जो कि रियल टाइम मार्केट डेटा देता है, मनी कंट्रोल इन्वेस्टिंग.com, और एनएससी बीएससी की साइट ट्रेडिंग डेटा के लिए। मॉर्गन स्टैनले और जेपी मॉर्गन इंस्टीट्यूशनल रिसर्च का मैंने रेफर किया है, और रूटर ब्लूमबर्ग, राइट। फिलहाल ये जो प्रेजेंटेशन बनाई है मैंने, ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, और मार्केट कंडीशन को देखते हुए रैपिड चेंजेस आने स्वाभाविक है, राइट। तो फिलहाल ये देने की कोशिश करी है, एनालिसिस बताने की कोशिश की है ये मार्केट कैसा रह सकता है। मार्केट की अगर हम बात करें तो डिटेल व्यू में हम जा सकते हैं, राइट। मे बी आप इतना ज़्यादा डिटेल नहीं जाना चाहें अभी आज के डेटा को देखते हुए, उसके लिए मैं इसके फॉरवर्डिंग दूसरी वीडियो बनाती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और
ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज कमेंट करिएगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, किस पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए, कैसी किस टाइप की वीडियो चाहिए, वो बताइएगा। थैंक यू।